नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन आ पहुंचा है और अब हम एक लंबे वीकेंड में प्रवेश करने को है तैयार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं आज फ्राइडे मॉर्निंग, जरा इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी 55-56 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स लड़खड़ाया जरूर है, 50 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। नास्डैक फ्यूचर्स भी 23 अंक कमजोर है, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स पर जब नजर डालते हैं 119 अंकों की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में दिख रही है और बाकी जितने भी एशियन मार्केट धीरे धीरे खुल रहे हैं ऑलमोस्ट आधे से 1% की मजबूती लेकर ही खुल रहे हैं। कमोडिटी बाजार एक अपवाद साबित हुआ है, जिसके लिए ये पूरा हफ्ता और ये पूरा महीना ही बहुत उठापटक वाला साबित हुआ है। तो एग्जैक्टली कौन से संकेत हैं जिसपे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट्स ने रिएक्ट किया है और अब कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। जीडीपी के आंकड़े आए कमजोर, लेकिन पूरी तरह से इसको नकार दिया अमेरिकी बाजारों ने। ऐसा क्या हो गया? नतीजों का एक्शन ज्यादा आते हुए दिखा और वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आपको अच्छी बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट हम बात कर भी रहे थे, परसों भी हमने देखा था अच्छे नतीजों से फ्यूचर्स एक्टिव थे और शाम को नास्डैक में अच्छी तेजी रही। कल भी हमने देखा मेटा के दमदार नतीजे थे जिसलिए फ्यूचर्स एक्टिव थे और उसी की वजह से बाजार में अच्छा रिबाउंड आया। बट कल एक अच्छी ब्रॉड बेस्ड रैली आपने अमेरिका में आती हुई देखी है। ऑफकोर्स आईटी इसमें लीडरशिप दिखा रहा था, बट बाकी सेक्टर्स की भी परफॉर्मेंस थी। रसल 2000 भी करीब 2% ऊपर था, S&P 500 ऊपर था, तो अच्छा पार्टिसिपेशन आपको दिखा। और डाउ में तो हमने देखा 550 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते देखा। तो इससे पहले 2 दिनों में करीब 550 अंकों की गिरावट, 550-600 अंकों की गिरावट आई थी, वो ऑलमोस्ट कल डाउ ने रिकवर कर ली। तो जो 2 दिनों की गिरावट थी वो कल के सेशन में हमने आपने ऑलमोस्ट रिकवर होते हुए देखी। नास्डैक ऑफ कोर्स इससे लीडरशिप एक्सपेक्टेड भी थी और आई भी। 2.5% का उछाल आपने नास्डैक में आते हुए देखा। सारे ही आईटी शेयर्स एक्शन में थे, बट ऑफ कोर्स मेटा, जहां पर हमने बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ देखी है 3 क्वार्टर्स के बाद और साथ ही इनकी गाइडेंस अच्छी आई है, जिसकी वजह से 14% ये शेयर उछला है। एंड ऑफ कोर्स इतना बड़ा शेयर अगर 14% उछलता है तो वो पूरे बाजार में पॉजिटिविटी लाता है। बट यही नहीं, एप्पल में आपने 3% की तेजी देखी थी, माइक्रोसॉफ्ट 3.5% ऊपर था, अल्फाबेट ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। तो बाकी बड़े आईटी शेयर्स में भी आपने बहुत ही बढ़िया एक्शन देखा है। ऑफ कोर्स कल भी आपने नतीजों का रिएक्शन आते हुए देखा ही है बाजार में। तो इंटेल जहां पर नतीजे अच्छे आते हुए दिखे थे वहां पर आपने 4% की तेजी आती हुई देखी, ये स्टॉक भी लीडरशिप दिखा रहा था। Amazon के नंबर्स कल आपको आते हुए दिखे हैं। नाउ मार्केट ट्रेडिंग में Amazon का शेयर 4.5% ऊपर था। आई ग्रोथ इनकी काफी मजबूत आपको आती हुई दिखी है, बट उसके बाद जो इनका क्लाउड कारोबार है, काफी अहम कारोबार है इनके बिजनेस का, वहां पर गाइडेंस जो है वो थोड़ी निराशाजनक है और उस कमजोर गाइडेंस की वजह से पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में Amazon का शेयर 2% नीचे रहा है। तो इसलिए आज सुबह आप थोड़ा नास्डैक फ्यूचर्स पर प्रेशर देख रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रेशर है क्योंकि गाइडेंस जो Amazon की आई है वो कमजोर रही है। बट हाँ, अब तक जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज के नतीजे आ गए, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, Amazon, मेटा, सारे नतीजे काफी दमदार आए हैं, ग्रोथ तगड़ी रही है। तो आईटी की जो लीडरशिप है वो इसी बेसिस पर आ रही है कि यहाँ की परफॉर्मेंस नतीजों के हिसाब से काफी बढ़िया आई है। बट एक और शेयर है सोशल मीडिया का, स्नैपचैट, स्नैप शेयर का नाम है। वहां पर हमने देखा कि पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में ये शेयर आपको करीब करीब 18% टूटते हुए दिखा है, क्योंकि यहां पर परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही है। तो देखते हैं, अब तक के नंबर्स अच्छे रहे थे, बट आगे क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये बाजार नजर रखने वाला है। बट हाँ, जैसे आपने कहा, वैसे तो बाजार में अच्छी तेजी है, नतीजों का रिएक्शन अच्छा था, बट जीडीपी डेटा से कोई भी आपको ऐसी सहूलियत नहीं आती हुई दिखी है। Q1 जीडीपी 2% की ग्रोथ का अनुमान था, उसके सामने 1.1% की ग्रोथ आई है, तो काफी कम आई है, अनुमान से काफी ज्यादा कम आई है। यही अगर आप पिछले साल देखेंगे तो -1.6 थी, तो एक नेगेटिव बेस पर आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही है जितना अनुमान था। तो वो एक फैक्टर है, लो बेस के बावजूद आप उतनी ग्रोथ नहीं दिखा पाए। दूसरा, Q4 यानी कि पिछले क्वार्टर में 2.6% की जीडीपी थी, वो गिरकर 1.1% आई है। तो काफी शार्प स्लो डाउन आपने पिछले 3 महीने में ग्रोथ में आते हुए देखा है। हालांकि पर्सनल कंजम्पशन और बाकी चीजें ऊपर जा रही हैं, बट फिर भी ये स्लो डाउन आ रहा है। सिटी की रिपोर्ट आई इसके बाद जो कह रही है कि यूएस इकोनॉमी मंदी की तरफ बढ़ रही है, ये डेटा देखकर क्लियरली आ रहा है। अब एक तरह से बाजार के लिए ये पॉजिटिव भी डेटा मान सकते हैं कि जो ग्रोथ स्लो डाउन दिखना था फेड को, वो अब सभी डेटा में दिख रहा है। जीडीपी सबसे अहम डेटा है, जॉबलेस क्लेम्स, रोजगार डेटा, इन्फ्लेशन, बाकी सब में तो ये दिखते हुए दिख ही रहा है। बट इसके बावजूद कल अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.5% के पार है और अभी भी
85% जानकार 85% जानकार मान रहे हैं कि अगले हफ्ते की पॉलिसी में फेड 1/4% से दरें बढ़ा सकता है। तो स्लो डाउन हो रहा है बट अभी भी रेट हाइक्स हो रही हैं, तो एक तरह से बाजार ने वो रिएक्शन नहीं दिया है। ऑफ कोर्स अर्निंग्स की वजह से और बाकी फैक्टर से बाजार ऊपर तो गए हैं, बट ये स्लो डाउन का जो फैक्टर है वो कंसर्निंग हो सकता है आगे के लिए। यूरोप की बात करें तो वहां पर आज Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है। उससे पहले कल थोड़ा मिला जुला एक्शन देखा, कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं आई थी। कमोडिटीज में भी लगभग दायरे का ही एक्शन है। 2-3 दिनों की गिरावट का ट्रेंड कच्चे तेल ने जरूर तोड़ा है, हालांकि इतनी कोई बड़ी बढ़त नहीं है। 78 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोना और चांदी बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। बेस मेटल्स में हल्की रिकवरी कल देखी थी। एग्री कमोडिटीज में आपने कल भारी गिरावट देखी है, सिर्फ शुगर और कॉटन को निकाल दीजिए। तो ओवरऑल बाकी संकेत बाजार के लिए ठीक ठाक है, बट दमदार नतीजों से एक अच्छी रैली आई है। देखते हैं सस्टेनेबल है कि नहीं और ये जीडीपी डेटा पर बाजार रिएक्शन देता है कि नहीं, बट डेटा तो अच्छा नहीं आया, वो क्लियर है। चलिए, तो डेटा बहुत सारे आए हैं, लेकिन अब ये बाजार की चॉइस रही है कि वो किस पर रिएक्ट करे और किसको नकार दे। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो काफी समय के बाद हमने देखा है कि वो जो तीनों कैटेगरीज हैं, तीनों रोज हैं, वो हरे निशान से रंगी हुई, जिसका मतलब है कि खरीदारी हाथ लगी है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से हल्की सी 100 करोड़ से कुछ कम की खरीद रही है, लेकिन जो विदेशी संस्थागत निवेशक रहे हैं, कैश एफएनओ स्पेस, दोनों की तरफ से खरीदारी ही हाथ लगी है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के निकल के आ रहे, जो कि अच्छे ही हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेंगे, ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, सीरीज की दमदार क्लोजिंग रही, कल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन लेके मार्केट बंद हुआ है। क्या ये कंटिन्यू होता दिखेगा या एक लंबे वीकेंड से पहले हम थोड़ा हल्के होते हुए दिखेंगे? क्या करना है सर आज? गुड मॉर्निंग नेहा। आज तो संकेत बहुत ही बढ़िया है और आई एम श्योर कि जो कल एक बढ़िया ब्रेकआउट भारतीय बाजारों को मिला है, जिस तरह की क्लोजिंग 17,900 के ऊपर हमने निफ्टी पर देखी और बैंक निफ्टी 43,000 पर जाकर बंद हुआ है। कुछ और बढ़िया और बड़ी तेजी के लिए भारतीय बाजार तैयार होते दिखाए और लंबे समय बाद मुझे लगता है कि आज 18,000 के दर्शन होने की पूरी संभावना है और 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी निकलकर टिकने की कोशिश पूरी करेगा और धीमे धीमे बाजार का बेस और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आज तो तेजी में ग्लोबल मार्केट्स का भी योगदान है। दूसरी ओर सीरीज का अंत हो चुका है, तो नई सीरीज की शुरुआत में फिर से कुछ और पोजीशन बनने की संभावनाएं जरूर बनेगी। तो मेरा ये समझना है कि यहाँ से भी तेजी के मूड माहौल के साथ बाजार आगे बढ़ेंगे और अभी ये जो तेजी बन रही है थोड़ी ब्रॉड बेस्ड होती हुई नजर आएगी। तो न सिर्फ कुछ स्टॉक्स तक सीमित रहेगी बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आपको थोड़ा एक्शन बढ़ते हुए नजर आएगा। अब आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर वो है 17,775 17,825। ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 18,000 18,075 ये रेंज जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 43,000 पर बंद हुआ है, सपोर्ट बेहद नजदीक है। 42,675 से 42,825 ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 43,375 से 43,475 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो तेजी के रुझान के साथ रहें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। इनके दौरान कोई भी हल्का फुल्का करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आए उसमें खरीदने का मौका है और आज भी पूरी तरह से जो आपका तेजी की तरफ होना चाहिए, संभावना इस बात की पूरी है। ये सबसे लगातार 5 दिन और 5 के 5 दिन बाजार मजबूती के साथ बने थे। सर थैंक यू सो मच, इतनी बेहतरीन खबर और इंडिकेशन देने के लिए, वो भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। सो क्लियरली यहाँ पर बिल्कुल जो मजबूती है उसकी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर जारी रहने वाली है। तो कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन, जैसे सर ने यहाँ पर क्लियर किया, आपके लिए खरीदारी का मौका होगा। निफ्टी 17,775 से 825 इस दायरे में मिले तो खरीदारी बिल्कुल बनती है। ऊपर रुकावट 18,000 18,075 के पास दिख रही है। बैंक निफ्टी में भी 42,675 से 825 सर मानते हैं कि आज ये सहारा देने वाली बैंड हो सकती है और ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है वो 43,375 से 475 के पास बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑल इन ऑल खरीदारी का पूरा मौका आज भी आप सबको मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। मार्च तिमाही के नंबर्स आए हैं, उनकी पूरी एनालिसिस लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, एज यूजुअल इस सीजन में 2 सवाल आपके लिए रहते हैं। पहले तो नंबर्स कैसे निकल कर आए हैं, कौन कौन से नंबर्स आए हैं और रहे कैसे?
जी, कई सारे नंबर्स निकलते हुए आए, नंबर्स की काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करें तो एक्सिस बैंक, जहां पर आपको मिक्स सेट ऑफ, अगर आप देखें मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। एनआईएस तो देखेंगे लगभग 33% के आसपास बढ़कर आई है। आपको जो कंपनी जो मुनाफे में थी, लगभग 4117 करोड़ का मुनाफा था, वो इस बार कंपनी को लगभग घाटा था, वो दिखा है 5728 करोड़ का। अनुमान से जो है ज़्यादा घाटा था, वो दिखा है। अगर लॉस देखेंगे तो अनुमान जो था 4800 करोड़ का था, उसी के हिसाब से अगर आप एक्सेप्शनल लॉस भी है यहाँ पर लगभग 12500 करोड़ के आसपास का। और अगर आप एडवांसेस की बात करें, डिपॉजिट्स की बात करें, एडवांसेस में 19% की बढ़त है, और डिपॉजिट्स में अगर आप बात करें वहाँ पर भी 15% की बढ़त है। और जीएनपीएस यहाँ पर आपको 2.38% से थोड़ी गिरकर 2.02% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और अगर आप निम्स भी देखें तो निम्स में आपको कटौती दिखेगी, 4.26% से गिरकर थोड़े 4.22% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। विप्रो, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर नतीजे दिख रहे हैं। आय यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग फ्लैट रही है, 0.2% गिर कर आई है। आप मार्जिन्स की बात करें, कंज्यूमर मार्जिन्स जो है 5.6% से बढ़कर 15.6% से बढ़कर 15.8% के आसपास जो है आते हुए दिखे। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 16.4% का था। उसी के साथ साथ बायबैक के लिए जो घोषणा की है उन्होंने, बायबैक का साइज अगर आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ का होता हुआ दिखा है, प्राइस 445 का है, और टेंडर रूट के जरिए जो है वो ये बायबैक जो है वो करने वाले हैं। टेक महिंद्रा, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग यहाँ पर भी फ्लैट रही है, डाउन लगभग 0.1% के आसपास रही है। और अगर आप एबिट की बात करें तो एबिट में भी आपको 20% की कटौती दिखेगी। हालांकि अगर आप एडजस्टेड एबिट की बात करें तो वहाँ पर 7% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। जो हमारा अनुमान 1630 का था वो 1530 के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और मार्जिन जो है 12% से गिरकर 9.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अब मार्जिन की बात करें तो जो हमारा अनुमान था वो 11.8% का था। उसी के साथ साथ अगर आप LTI माइंट्री की बात करें, यहाँ पर भी जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में अगर आपको दिखेगा लगभग यहाँ पर भी फ्लैट रही है, 0.8% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है, मार्जिन 13.9% से बढ़कर अगर आप देखेंगे तो 16.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी लगभग अगर आप 1000 करोड़ से बढ़कर 1114 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। और फाइनल डिविडेंड भी दिया है 40 रुपये का। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस लगभग 66% बढ़कर आई है, मुनाफे में लगभग आपको 21% की बढ़ोतरी दिखेगी। जीएनपीए में थोड़ा सुधार देखा गया है, 6.29% से जो है गिरकर 6.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एसीसी की बात करें तो रेवेन्यू जो अगर आप देखें तो वो तो हमारा अनुमान के मुताबिक थे, पर बाकी दूसरे पैरामीटर्स आपको नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 8% के आसपास बढ़कर आई है, जो कि अनुमान भी था। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर आपको 26-27% की कटौती है। जो अनुमान था लगभग 545 करोड़ का, लगभग 466 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। मार्जिन्स में अच्छा खासा कट देखा गया है, 14.3% से गिरकर 9.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 11.4% का था। और ऑडिटर्स ने अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन भी है वो भी देते हुए दिखे हैं। उन्होंने ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन जांच की समीक्षा जो है कार्रवाई पूरी होने तक जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर संभावित जो वहां पर उस पर प्रभाव पड़ सकता है उस पर वो टिप्पणी करने में असमर्थ है। इसलिए जो है ऑडिटर्स ने क्वालिफाइड ओपिनियन भी दिया है। ट्रेंड लिमिटेड, यहाँ पर मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आपको रेवेन्यू तो बिट दिख रहा है, पर मार्जिन्स पे आपको बड़ा कट दिख रहा है। रेवेन्यू में अगर आप 75% की बढ़ोतरी है, पर मार्जिन्स अगर आप बात करेंगे तो 12.8% से गिरकर 10.2% के आसपास आते हुए दिखे, जो कि अनुमान था 12.6% का। इंडियन होटल्स, सभी अगर आप देखें तो नतीजे जो आए हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। और अनुमान से भी अगर आप देखें तो मार्जिन्स जो हैं वो तो अनुमान के मुताबिक ही। बाकी अगर आप दूसरे पैरामीटर्स पर आय पर देखें तो लगभग 86% की बढ़ोतरी है। जो 1565 का जो अनुमान 1565 करोड़ का अनुमान था उससे भी बेहतर 1625 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफा बात करें तो 74 करोड़ से 328 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वही तो लगभग 343% का राइज है। और अगर अनुमान देखें तो अनुमान भी मुनाफे का 284 करोड़ था, तो उस हिसाब से भी आपको काफ़ी जो है बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। और अगर आप बात करें तो ओवरऑल आपको 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी दिया है। एम्फेसिस, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे जो है अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 4% की कटौती है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं। और मुनाफा अगर आप देखेंगे, मुनाफे में लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको अंत में आती हुई दिखी। और फाइनल डिविडेंड की बात करें तो उन्होंने 50 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। सारे नंबर्स हो गए? बिल्कुल। ओके, ये वो नंबर्स की एनालिसिस थी जो कल आए हैं, अभी और नंबर्स बाकी हैं। तो कौन से नंबर्स आने हैं, ट्रिगर्स कैसे हैं, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। लेकिन निफ्टी में तो अगर आप बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ही है। F&O में आपको अतुल लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, L&T फाइनेंस, इंडिया मार्ट इंटरमेश, SBI कार्ड आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। इंडिया मार्ट इंटरमेश पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान भी रखना है, क्योंकि नतीजों के साथ साथ बोनस इश्यू और डिविडेंड दोनों पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है SL टेक्नोलॉजी, इंटरिम डिविडेंड है 18 का। और सन ऑफ इंडिया, जहाँ पे डिविडेंड है माफ कीजिएगा 377 का। IPO अपडेट,
जो कि आप अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करें, फाइनल अपडेट आ चुका है। अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग 15.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे 92% पर, क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 49 टाइम्स जो है वहां पर उसको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। खबरों में गोदरेज कंज्यूमर और रेमंड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेमंड कंज्यूमर केयर ने अपना जो एफएमसीजी कारोबार को लगभग 2825 करोड़ में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचा है। उसमें अगर आप देखेंगे पार्क एवेन्यू और आदि जैसी जो ब्रांड्स हैं उनको जीएसपीएल को बेचा है। उसी के साथ साथ कंपनी ने अपने जो लाइफस्टाइल कारोबार को रेमंड कंज्यूमर केयर में डीमर्ज भी किया है। आईआरबी इंफ्रा यहां पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें नेहरू आउटर रिंग रोड में के टीओटी के लिए एचएमडीए जिसकी बात करें हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से उनको एलओए मिला है। और अगर फाइनेंशियल क्लोजर्स की बात करें तो उसमें कंपनी ने एचएमडीए को लगभग उनको फाइनेंशियल क्लोजर के टाइम पे 7,380 करोड़ का जो है अपफ्रंट भुगतान करना होगा। एलआईसी यहां पर फ्रंट रनिंग के केस में एलआईसी के एक अधिकारी सहित 5 पर अगर आप देखें पाबंदी मिली, और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में से जुड़े अधिकारियों ने जो ये की थी फ्रंट रनिंग। अगर आप बात करें सेबी को लगभग इनको 2.4 करोड़ के आसपास का जो है अवैध लाभ भी जमा करने का निर्देश दिया है। पीआई इंडस्ट्रीज यहां पर अगर आप देखें सब्सिडरी पीआई हेल्थ साइंस ने शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, और टीआरएम इंडिया और सॉलिस फार्मा कैम में लगभग 100% हिस्से के लिए अधिग्रहण करा है। उसी के साथ साथ उन्हीं के लिए पीआई हेल्थ साइंस नेदरलैंड की जो सब्सिडरी है पीआई हेल्थ साइंस यूएसए, उन्होंने टीआरएम यूएस के साथ जो है असेट खरीदने के लिए टीआरएम यूएस या फिर डॉक्टर पूरनचंद और एमएस नमिता साहब मिस नमिता बंसल के साथ उनके साथ करार भी किया है। ओके, चलिए, तो ये है महत्वपूर्ण खबरें आज के लिए, जिस पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स रिएक्ट करते दिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको जो नतीजे आने वाले हैं उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि भरपूर एक्शन वहां पर भी दिखाई देगा। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी वो खास आपके लिए बुनकर लेकर आए हैं, सब पर बात करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, मॉर्निंग सर। दमदार क्लोजिंग हमने मंथली सीरीज की बनते हुए देखी। निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस थे वो पार होते दिखे थे। आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो देखिए, अगर मार्केट में कल के दिन में अगर हमने देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन पे मार्केट ने 17,800 के लेवल्स को क्रॉस किया है, जो काफी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए। और अभी 17,800 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल्स बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 18,000 के 18,000 के करीब आज शायद हम लोग खोलेंगे, क्योंकि 50 से 60 पॉइंट ऑलरेडी सिंगापुर निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें 18,000 के करीब वापस एक बड़ा रेजिस्टेंस है। उन लेवल्स के करीब आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर सीरीज में, और जैसे देखा जाए तो कल यानी कि सोमवार के दिन छुट्टी भी है, क्योंकि एक्सपायरी थोड़ी शॉर्ट एक्सपायरी है, और साथ ही साथ मंथली नंबर्स भी आएंगे ऑटो के, तो थोड़ा सा इवेंट वाला ये मार्केट रहेगा। हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। खुलते के साथ ही निफ्टी को या बैंक निफ्टी को चेस करना मुझे लगता नहीं कि उतना फायदेमंद होगा। बट डेफिनेटली अगर मार्केट वापस करेक्ट होके 17,800 के करीब आते हैं तो वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। इस एक्सपायरी में हमें लगता है कि मार्केट 18,200 के लेवल्स बना सकता है। और नेहा जी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में 43,000 के करीब का क्लोज है, यहाँ पे हमें लगता है 43,400 से 500 के लेवल्स ये भी अचीव कर सकता है। ओके, यानी कि स्ट्रेंथ भरपूर रहने वाली है नई सीरीज में भी। निफ्टी 17,800 के पास मिले तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, बैंक निफ्टी में भी श्रीकांत जी यही मानते हैं। 18,200 तक इस सीरीज में ऊपर ये जाता हुआ निफ्टी दिख रहा है, और 43,400 से 500 के लिए तैयार हो जाइए नई सीरीज में बैंक निफ्टी को ऊपर देखने के लिए। अच्छा श्रीकांत जी, इस मार्केट में कोई चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जो पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल। तो देखिए, कल 2 डेवलपमेंट हुआ है। यूएस में कल जीडीपी के नंबर्स कम आए थे, और अगर जीडीपी के नंबर्स अगर कम आते हैं तो वहां पे जो रेट का सिनारियो है वो कुछ थोड़ा सा डगमगा सकता है, यानी कि शायद वो पॉज हो सकता है। अगर ऐसा कुछ अगर सीन बनता है, बैंक स्टॉक में थोड़ी बिकवाली बन सकती है। इसीलिए हमें लगता है कि बैंक स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहेंगे। अगर हमारा फोकस रहेगा तो जो मंथली नंबर्स आते हैं, जैसे कि सीमेंट के नंबर्स आते हैं, ऑटो के नंबर्स आते हैं, हमें वहां पे फोकस करना है। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा कि अमेजोन के जो नंबर्स आए थे उसमें भी उन्होंने क्लाउड के बारे में बात किया कि वहां पे बिजनेस थोड़ा स्लो हो रहा है। आईटी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो आज खुलते के साथ इन दोनों सेक्टर से बचे मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर, जिसकी क्लोजिंग थी 1225 के करीब। यहाँ पे हमें लगता है कि 1260 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करें। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 7,500 के करीब का क्लोज है, 7,700 के टारगेट नजर आते हैं, और हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 7,430।
वेरी वेल, थैंक यू सो मच श्रीकांत जी हमें बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में और साथ ही चुनिंदा स्टॉक्स में क्या रणनीति अपनानी है। एमएनएम खरीद के चले 1260 के टारगेट के लिए 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। अल्ट्राटेक भी खरीद के चलने की सलाह है, 7700 का टारगेट अपसाइड में दिखेगा। 7430 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यानी कि जो सेटलमेंट प्राइस था, इसका क्लोजिंग प्राइस था, वो 7500 का था। आइए अब जान लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी है। उन सब पर बात करने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बहुत उठापटक हमने देखी। अगर कच्चे तेल से शुरुआत करें, कल हमने 100 रुपए से अधिक की गिरावट के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी है। आज थोड़ी सी रिकवरी है, क्या किया जाए? जी नहीं, कल की जो मूव थी वो काफी डिफाइनिंग मूव थी और जो डेटा आया है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है डाउनसाइड आने का क्रूड ऑयल में फिर से। तो मेरे ख्याल से आज एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है कि हम यहाँ पे आता हुआ देखें और एमसीएक्स में ये कन्वर्ट होके हो सकता है कि 6150 6160 के करीब यहाँ पे ओपनिंग होता हुआ दिखाई दे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टेबल होंगी, क्योंकि जीडीपी डेटा भी यहाँ पे उम्मीद से बिल्कुल वीक होके यहाँ पे आया है। तो मेरे ख्याल से हायर साइड से सेलिंग ही करनी चाहिए, 6160 के करीब सेलिंग करना चाहिए। इस बार लग रहा है कि 6000 का जो आंकड़ा है वो टूटना चाहिए। 6000 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 6250 का। और जिस तरीके से वीकर डेटा आ रहे हैं नेहा, जितने भी जीडीपी आ रहे हैं, चाहे वो इटली का उम्मीद है या जर्मनी का है, सारे ही निगेटिव साइड में है। तो मेरे ख्याल से एक प्रेशर बनेगा और 6000 के लेवल के लिए यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 6250 का। ओके, गोल्ड और सिल्वर दायरे का ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है, आज क्या सलाह होगी? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रेंज में रहेगा और गोल्ड में बाद में एक फॉल आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि $2000 का आंकड़ा यहाँ पे टूटा है। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 59,850 के करीब भी अगर हम सेलिंग करते हैं तो नीचे की तरफ 59,600 तक के जो रेट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, उसको टारगेट करके सेल किया जा सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा करीब 60,000 का। ग्रेजुअल एक डिक्लाइन अब आना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में भी। ओके, चलिए, तो प्रेशर सोने और चांदी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो गिरते दिख रहे हैं। सोना आज एमसीएक्स पर बेचकर चले 59,850 के पास। स्टॉप लॉस 60,000 का होगा और 59,600 तक का लेवल डाउनसाइड में दिखेगा। और सिमिलरली कच्चे तेल में तो आपको सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी ही है। शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, और बताने के लिए कि कहाँ कहाँ आज कमाई के मौके कमोडिटी बाजार में मिलेंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर, इस पर बात करेंगे। अरमान पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरमान, बताइए। जी, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली के एक्सिस बैंक पर है, जिसमें ओवरवेट वो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो 1200 का कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की अगर आप बात करें एक्सिस बैंक पर, उनकी वहां पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, और टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 1100 से घटाकर 1000 का कर रहे हैं। और जेफरीज की बात करें एक्सिस बैंक के, वो भी मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट वो भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, 1100 से बढ़ाकर आपको 1150 जो है वो टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की HUL पर भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट आती हुई दिखी है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 3100 से घटाकर 2875 जो है वो कर दिया है। और सिटी पर भी अगर आप देखें, सिटी की जो है HUL पर जो आती हुई दिखी है, जो मेंटेन कर रहे हैं अगर आप देखें बाय को, और टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 3000 से घटाकर 2900 कर रहे हैं। नोमुरा की विप्रो पर आती हुई दिखी है, जो न्यूट्रल का जो स्टैंड है उसे तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 380 से घटाकर 370 कर रहे हैं। वहीं अगर आप जेपी मॉर्गन की बात करें, उनकी भी विप्रो पर आती हुई दिखी है, जो अंडरवेट है वो तो उन्होंने मेंटेन करा है, पर टारगेट जो है उन्होंने भी घटाया है, 360 से घटाकर 350 कर दिया है। जेफरीज की कोफोर्ज पर अगर आप देखें तो बढ़िया जो रिपोर्ट है वो आती हुई दिखी है, उन्होंने अपग्रेड करा है होल्ड पे अंडर परफॉर्म से, और टारगेट जो है वो भी बढ़ाया है, आपको जो 3650 से बढ़ाकर 3760 कर दिया है। और अंत में अगर आप बात करें कि मॉर्गन स्टैनली के LTI माइंट्री पर भी जो है जो मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, और टारगेट जो है उन्होंने घटाया है 5600 से, अगर आप घटाकर जो उन्होंने टारगेट 5250 कर दिया है। ओके, तो चुनिंदा IT कंपनी HUL और साथ ही एक्सिस बैंक पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम करते हैं यही रैप अप, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।